Hello everyone. In this lecture, we will learn about the menstrual cycle. Okay, menstrual cycle. From name, you can see menstrual, that is monthly, and cycle, the things will repeat. Okay, in particular time period. So menstrual cycle, which is present in females. Okay, which is occurs every month in female, and the average time duration of repeating menstrual cycle, that is about 28. Okay. So menstrual cycle, the average duration, or you can say the repetition of the bleeding, okay, that is the bleeding. Repetition of bleeding is in after 20 days, okay, that is average. आप यहाँ पे average देख सकते हो, because सभी का जो particular time period होता है bleeding का, वो अलग अलग होता है. Sometime it can be repeat in 30 days, sometime it can be occur in 35 days. So it different, okay, it differentiated, और हर किसी में ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में होता है, बट हम एक एवरेज रेंज लेके चलते हैं, तो दैट इज 28 डेज में हमेशा ब्लीडिंग रिपीट होती है मंथली. ओके, अब हम देखेंगे व्हाट आर द फेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, कौन कौन सी फेजेस हैं, देन हाउ मेनी हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, देन हम ये भी देखेंगे कि विच टाइम पीरियड्स आर रिस्की फॉर प्रेगनेंसी एंड विच पीरियड्स और विच टाइम ड्यूरेशन इज safe. Okay, risky and safe period for pregnancy. अब हम देखेंगे what are the phases in menstrual cycle. Okay, so first हमें सबसे पहले एक ड्राइंग बनाना है जिसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, 4 पार्ट्स में. 1 part, this is second part, then third and last one, that is fourth part. Okay, so first we will write here the days. Okay, here we will write 0, then in midpoint of this then we have to write 14, and here 28 days. Okay, so 14 days, 28 days, and midpoint of them we have to write here 21 days, then here 7 days. Then here we have divided it into 4 parts. Okay, अब हम क्या करेंगे कि इस 4 पार्ट्स में हम अलग अलग फेजेस को, अलग अलग ऑर्गन्स का चेंजेस दिखाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिस फर्स्ट पोर्शन में, यूट्रस. यूट्रस चेंजेस. देन आफ्टर द यूट्रस चेंजेस इन सेकेंड पार्ट वी विल सी द चेंजेस इन द ओवरी. चेंजेस इन द ओवरी. Then after that, in third section we will see hormones which are responsible for menstruation cycle. Okay, so uterus, ovary, hormone, the last phase. Okay, so in midpoint of this part we have to make one line. It is also here, that is 14 days. So first we will start from this part. Okay, फेज से हम स्टार्ट करते हैं. तो 28 डेज की अगर साइकिल होती है तो इस 28 डे के साइकिल में 2 फेजेस होते हैं. 2 फेजेस. ओके, सो पहला फेज जो होता है फ्रॉम 0 to 14 डेज, मतलब 1 से 0 से लेके 14 डेज के बीच में जो फेज है, दैट फेज इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज. ओके, and after 14th days it is secretory phase. Secretory phase. Okay, proliferating phase and secretory phase. See, proliferative का मतलब होता है proliferation. ठीक है, growth of the cells. 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8. तो proliferation का मतलब growth of the cell. अब इस फेज में क्या होता है, पहले हम देखेंगे हार्मोन्स. ओके, सो हार्मोन्स FSH एंड LH 2 हार्मोन होते हैं.
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच हार्मोन। ये दोनों सीक्रेट होके ओवरी में जाएंगे और ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हार्मोन्स, टू हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। सो यहाँ जीरो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो एफएसएच हार्मोन जो रिलीज होगा वो जीरो डेट से ही स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम ग्रीन कलर यू कैन सी द एफएसएच हार्मोन। अब इसका जो पैराग्राफ है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ पे इसका जो पैराग्राफ था वो इस लेवल पे, लेकिन जैसे ही 14th डेज आने लगेंगे तो इसका जो पैराग्राफ है वो हायर लेवल पे जाएगा। And after that it will remain and come in down like this. So this green portion is FSH hormone. Okay. अगर इस लाइन को आपने बेस लाइन लिया है दिस वन, तो ये जो हार्मोन है इसका एलिवेशन होगा एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम यहाँ पे अगर 21 डेज था इस वाले लेवल पे यहाँ पे, तो इसके बाद धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ एफएसएच हार्मोन, दिस हार्मोन इज एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स which is secreted by pituitary gland, which is secreted by pituitary gland। मतलब जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा और ये हार्मोन कहाँ जाएगी, ओवरी में जाएगी। ठीक है, ओवरी क्या करेगी, इस हार्मोन के रिस्पॉन्स से अपने फॉलिकल्स को, मतलब ओवरी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ एफएसएच एंड सेकेंड हार्मोन है दैट इज एलएच हार्मोन। ठीक है, LH hormone, luteinizing hormone, and this hormone is also secreted by pituitary gland। तो ये FSH क्या करता है, ओवरी में जाएगा। ठीक है, ये FSH हार्मोन मीन्स फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट दी फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स द सेल्स ऑफ दी ओवरी। ओके, द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी ओवरी। ओके, अब ओवरी में जो सेल है अभी इन द रिस्पॉन्स ऑफ एफएसएच हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स से, मतलब जैसे ही यह हार्मोन ओवरी के पास आने लगेगा तो ओवरी क्या करेगी, इस अपने सेल को, पहले ये छोटा सा सेल है, स्टिमुलेट करेगी ग्रोथ करने के लिए, प्रोलिफरेशन करने के लिए। ठीक है, सो अभी सेल, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल का साइज इतना है तो एफएसएच हार्मोन के रिस्पॉन्स में ये सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, मतलब अपने आप को बड़ा करेगी, इनलार्ज करेगी एंड धीरे धीरे और बड़ा करेगी, देन और लार्ज। अब पहले सेल का साइज बहुत स्मॉल था, एफएसएच के रिस्पॉन्स में सेल का साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ, ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हुई, फाइनली इसका साइज यहाँ पे देखो 14th डेज के पहले इतना हो गया। अब 14th डेज में क्या होगा, इस टाइम पीरियड पे जो ये सेल है ये अपने अंदर से ओवम को रिलीज करेगी, ओवम को रिलीज करेगी। अभी यहाँ पे देखो ये जो ओवम था, मतलब जो न्यूक्लियस था वो सेल के अंदर है, लेकिन 14th डेज में क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर निकल गया और यहाँ पे उसका कवर बचा। ठीक है, अब हमारे पास 14th डेज में दो चीजें हैं, एक तो ये कवरिंग और दूसरा ओवम। जो कवरिंग बचा, इस सेल का जो कवर है, इट इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम, इट इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम, लाइक दैट। ओके, कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीजें हो गई, पहली चीज तो हमारे पास क्या थी कि एक तो ओवम हो गया और दूसरा कार्पस ल्यूटियम एट द डे ऑफ 14। ठीक है, 14th डेज में किसके रिस्पॉन्स में, एफएसएच और एलएच के रिस्पॉन्स में ओवरी ने अपने फॉलिकल्स को ग्रो करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ग्रो करते हुए 14th डेज में ओवरी ने ओवम को रिलीज किया। ओके, ओवम, सो दिस इज ओवम एंड दिस स्ट्रक्चर इज कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ओके, कार्पस
luteum. Next, two phases are completed. The first phase that is proliferation phase. Proliferation phase में growth होती है. अब growth किसकी होगी? In the proliferation दो चीजों की ग्रोथ होनी है. एक तो ओवरी से फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रही है, प्रोलिफरेट होके अपने आप से ओवम. सो ऑन द डे ऑफ 14 यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं. एक तो ओवम रिलीज हो गया और दूसरा कार्पस ल्यूटियम. ओके, ये ग्रीन वाला पोर्शन कार्पस ल्यूटियम है और ये ओवम है. अब कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा. ओके, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. तो अब फिर से हम ये हार्मोन वाले सेक्शन में चलते हैं. अभी मैं इसको फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, क्लियर हो तो. तो अभी हमने दो हार्मोन देखे थे, एक तो एफएसएच और दूसरा एलएच. ठीक है, एफएसएच हार्मोन एंड एलएच हार्मोन. एफएसएच एंड एलएच ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से. ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. इसके अलावा जो दो हार्मोन और रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. अब यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा और इसका जो ग्राफ है, इट विल गो लाइक दिस एंड आफ्टर 14 डेज इट कम्स डाउन. ओके, this estrogen hormone, okay, estrogen hormone secreted by the ovary. ठीक है, secreted by the ovary. ovary से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है. ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ ओवरी में ही दूसरा हार्मोन भी सिक्रेट होगा एंड इट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. अभी इसका ग्राफ एस्ट्रोजन से नीचे रहेगा टिल 14th days and after that it will go high like this. Okay, एस्ट्रोजन का हार्मोन धीरे धीरे उसका ग्राफ 14 डेज तक ऊपर की तरफ गया, लेकिन आफ्टर 14 डेज इसका जो ग्राफ है एस्ट्रोजन का वो नीचे की तरफ आ गया, मतलब उसका लेवल कम हो गया. लेकिन जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन and it is started peak after the 14th days. Okay, अब क्यों? हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बना था, तो कार्पस ल्यूटियम ने ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाया. तो अब यहाँ पे क्योंकि 14 डेज में ही कार्पस ल्यूटियम अवेलेबल है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी आफ्टर 14 डेज ही बढ़ेगा. ओके, अब ये जो हार्मोन है जो ओवरी से सिक्रीट हो रहे हैं, इन दोनों हार्मोन के रिस्पांस में यूट्रस की थिकनेस बढ़ेगी, मतलब इंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस बढ़ेगी. तो हमारा ये जो फोर्थ ब्लॉक था, ये यूट्रस चेंजेस. अब यूट्रस में हम इंडोमेट्रियम चेंजेस को देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम 0 to 7 डेज की बात करते हैं. तो अगर यूट्रस की थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 7 डेज तक वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी और इस फेज को ब्लीडिंग फेज कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज. ब्लीडिंग मतलब जो ब्लड बाहर हो रहा है इन मंथली, है ना, वो क्या है, इंडोमेट्रियम की लेयर ही धीरे धीरे शेड ऑफ होके ब्लड के फॉर्म में मंथली बाहर आती है. तो अगर इंडोमेट्रियम की लेयर पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 7वें दिन तक पूरी इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी. ठीक है, अब आफ्टर 7 डेज जो थिकनेस है यूट्रस की, इंडोमेट्रियम की लेयर की जो थिकनेस है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट होगी लाइक दिस. This layer is endometrium layer. Endometrium. ठीक है, अभी ये बढ़ना स्टार्ट हो रही है. 14 डेज में इसका लेवल यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इंक्रीजिंग द थिकनेस ना बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ठीक है, तो 14 डेज तक इस थिकनेस को किसने मेंटेन किया? एस्ट्रोजन हार्मोन ने मेंटेन किया. बट आफ्टर 14 डेज अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ गया है कार्पस ल्यूटियम की वजह से, तो इसकी थिकनेस फिर से और भी ज्यादा बढ़ेगी. अब इसकी थिकनेस यहाँ पे देखिए, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस लेवल एंड
it goes high and high in the response of estrogen, but after 14 days in the response of progesterone again the thickness will increase. Okay, so यहां से लेके यहां तक पूरी यूट्रस की थिकनेस बढ़ जाएगी. अब इस फेज में अगर इस ड्यूरेशन में ओवम यहाँ पे है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इस ड्यूरेशन के बीच में, ठीक है, तो यूट्रस की थिकनेस टिल प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी. और अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अगेन 28 डेज के बाद इसकी जो थिकनेस है वो इस लेवल से आके ब्लीडिंग के फेज में, ब्लीडिंग के फॉर्म में यूट्रस से बाहर निकल जाएगी. ओके, अब हम देखेंगे कि इस 28 डेज के पीरियड में कौन सा डेज है जिसमें बहुत हाई रिस्क होता है प्रेग्नेंट होने का, और कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जो सेफ पीरियड्स होते हैं. ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. इसको पहले हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट फेज प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज. सेकेंड में हार्मोन. सो देयर आर टोटल 4 हार्मोन. फर्स्ट FSH and LH, which is secreted by the anterior pituitary, and these both hormone is responsible for development of this phase. मतलब follicles development के लिए होता है. And another 2 hormone, that is estrogen and progesterone hormone. These hormones secreted by the ovary, and these both hormone is responsible for this phase. मतलब uterus के changes के लिए important होता है. अब ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं? 0 से लेके 14 डेज तक में ही ओवरी से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और 14 डेज में ओवम का बाहर मतलब ओवुलेशन फेज होगी, जिसमें ओवम अलग हो जाएगा और उसका कार्पस ल्यूटियम अलग रह जाएगा. अब 14 डेज में ही कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगी? 14 डेज के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करेगी, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो अब हम देखेंगे फेजेस, रिस्क फेज और रिस्की टाइम पीरियड और सेफ टाइम पीरियड. ऐसे झटके से रख देती है तो फिर वो ऐसे हिलता रहता है. अब तुम्हें स्टार्ट करना थोड़ा तो झटके से मतलब कोई नीचे रखना. सबसे पहले हमें सेम 0 से 28 डेज को मेजर करना है. ठीक है, देन मिड पॉइंट 14 डेज. ठीक है, अभी जनरली जो स्पर्म का लाइफ पीरियड है, स्पर्म की लाइफ पीरियड जो होती है वो होती है 5 डेज. 5 डेज मतलब 5 दिन तक स्पर्म सरवाइव कर सकता है. ठीक है, और ओवम का जो लाइफ ड्यूरेशन होता है दैट इज अबाउट 48 आवर्स, मतलब 2 डेज. ओके, तो अभी इस 14th के पहले 5 दिन तक, क्योंकि 14 डेज में क्या है, ओवुलेशन होता है, मतलब हमें जो ओवम है वो किस डेज में आएगी? 14 डेज में आएगी. तो ये 48 डेज तक सरवाइव कर सकता है, तो इसके हम 2 दिन पहले करते हैं तो 13 हम 12 ले सकते हैं यहाँ पे 12 डेज. ओके, और आफ्टर 14 मतलब 16 डेज. ठीक है, तो ओवम का जो लाइफ पीरियड है 48 आवर्स का होता है, मतलब 2 दिन का होता है. तो ओवम अगर 14 डेज में रिलीज हो रही है तो 14 डेज में, तो इसके 2 दिन पहले मतलब 2 दिन बाद तक इसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है. तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है. और स्पर्म का जो लाइफ ड्यूरेशन होता है 5 दिन का होता है. ठीक है, तो हमें इससे 5 डेज माइनस करने हैं, तो यहाँ पे आएंगे 9 डेज. ठीक है, और 14 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19 डेज. ओके, तो कुल मिला के 9 से लेके 19 डेज तक जो टाइम पीरियड है दैट इज हाई रिस्क पीरियड फॉर प्रेगनेंसी. हाई रिस्क फॉर प्रेगनेंसी. ओके, फ्रॉम 9 to 19 डेज. वाई? बिकॉज स्पर्म का जो लाइफ स्पेन है वो 5 दिन का रहता है. मतलब अगर
स्पर्म एक बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगी तो वो 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, और ओवम 48 आवर्स तक सर्वाइव, मतलब 2 डेज तक वो सर्वाइव कर सकती है। तो अगर ओवम 14 डेज में रिलीज हो रहा है, तो अगर 16 के बीच में अगर उसको स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज हो सकता है। ओके, और स्पर्म का जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर स्पर्म पहले भी आ गया तो वो 5 डेज तक इजीली सर्वाइव कर सकता है, तो वो वेट कर सकता है ओवम का। तो टोटल फ्रॉम 9 से 19 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब हम बात करते हैं सेफ टाइम पीरियड की। तो फ्रॉम 0 to 7, ओके, फ्रॉम 0 to 7 दैट इज सेफ पीरियड। ओके, सेफ पीरियड फ्रॉम 0 to 7 सेफ। इस वाले 0 to 7 डेज के बीच में प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, और यहाँ पे 9 से 19 डेज के बीच में प्रेगनेंसी का हायर चांस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाई रिस्क टाइम ड्यूरेशन इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल।